Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू स्टोरी। मैं हूं नेहा। आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने वाले हैं जो कि काफी मल्टी टैलेंटेड है, और वो एक एक्टर है, डायरेक्टर है, राइटर है, पोएट है। इतना ही नहीं, वो एक फार्मर भी है और सोशल ड्राइव को लेकर वो काफी कुछ करती है, और वो एक सोशल वर्कर भी है इसके साथ साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर स्टेफी मुर्मू की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी मैम, सबसे पहले तो आपने इतना कुछ किया है, मतलब इतनी मल्टी टैलेंटेड कैसे हैं आप, ये बताएं। सबसे पहले यहाँ एक चीज लोगों से ढंग से नहीं होती, आपने इतना कुछ किया और वो भी अच्छे से, उसके बारे में। एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि मैंने कैसे किया, और मुझे नहीं लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया भी है। बस मुझे जो चीजें अच्छी लगती गई मैंने वो सब कुछ किया। और मुझे लगता है कि मेरे परिवार में जो लोग थे तो उनका व्यक्तित्व है जो है, उनकी शख्सियत मुझ में दिखती है। अगर हम बात करें फार्मिंग की, तो वो मुझे अपने नाना जी से देखने को, मतलब उनके तरफ से आया है। और एक्टिंग वाली जो बात है, फिल्मों वाली जो बात है, वो मुझे मेरी आंटी से आया है। मतलब माँ से मुझे पकवान बनाने और आर्ट एंड कल्चर वाली चीजें आई हैं। तो इस तरीके बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है पूरे परिवार का इसमें योगदान है। जी मैम, आपने पीएचडी ट्राइबल कल्चर से किया, ये काफी यूनिक है अपने आप में। और इसी सब्जेक्ट को क्यों चुना आप? मैंने इस सब्जेक्ट को पहला इसलिए चुना क्योंकि इस पे बहुत कम काम हुआ है, और ये एक ऐसा विषय है जिसको मैं अच्छे से जानती थी, क्योंकि मैं खुद आदिवासी समाज को बिलोंग करती हूँ। मैं संथाल जनजाति को बिलोंग करती हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ शायद काम करने की जरूरत है, और जहाँ मैं अच्छा और सही तौर पे योगदान दे सकती हूँ, क्योंकि बाकी विषयों पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी शोध कर रहे थे। जी, तो मैम एक्टिंग करियर के बारे में कुछ बताइए कि आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट कहाँ से आया, फिर आपने किस तरह की फिल्में डायरेक्ट की, किस तरह की फिल्में बनाई, उसके बारे में। तो यहाँ एक्टिंग और फिल्मों से मेरा ताल्लुक दो तरीके है। एक तो एज एन आर्टिस्ट क्यों, और मैं अगर बात करूँ तो जब मैं कॉलेज में थी, और जब इनफैक्ट जब मैं स्कूल में थी, तब से मैंने प्लेस पे काम करना शुरू किया था। और कॉलेज में गई तो वहां पे भी किया। और जब मैंने अपनी पीएचडी जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली से की, तो जब मैं वहां गई तो वहां मुझे रंगमंच, जिसको रंगमंच कहते हैं, वहां मुझे काम करने का मौका मिला। और बहुत लोगों के सामने, यानी अपने मुझे सीखने को मिला। रंगमंच के बहुत सारे ऐसे नाम थे दिग्गज जिनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, तो वो वहां से आया। दूसरी बात की फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैम, तो मैम वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में किस तरह से आप फिल्म मेकिंग करती है, डॉक्यूमेंट्री में कौन से सब्जेक्ट चूज करती है, इसके बारे में कुछ बताइए। डॉक्यूमेंट्री में जो सब्जेक्ट है वो बहुत जीवंत सब्जेक्ट है। जैसे कि वोटिंग राइट्स, वोट हमें क्यों देनी चाहिए, उस पे मैंने 2 फिल्में बनाई थी। और जो 2 फिल्में, शॉर्ट फिल्में बनाई थी, उनके भाषा का ज्यादा योगदान है। जैसे एक संथाल में बनाई थी, एक हो में बनाई थी, क्योंकि आमतौर पे झारखंड में जो हमारे जनजातीय भाषा है उस पे बहुत कम काम होता है। एक तो साहित्य में ही कम काम है, दूसरा कि फिल्मों के क्षेत्र में तो बिल्कुल भी काम नहीं है। तो मैंने सोचा कि भोजन, कृषि, आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज, इन सारे सब्जेक्ट्स पे मैं डॉक्यूमेंट्री बनाती हूँ। जी मैम, आपने कृषि मेंशन किया, मैं कृषि से पूछना चाहूंगी क्योंकि आजकल के युवक, जो भी युवा पीढ़ी है या जो भी महिलाएं हैं, वो कृषि को उतना सीरियसली नहीं लेती है, जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। लेकिन युवाओं से अगर पूछा जाए कृषि के क्षेत्र के बारे में तो उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है ज्यादातर। तो कैसे आपको क्या लगता है कि आजकल के युवाओं को कृषि क्षेत्र में जाना चाहिए, या फिर इस क्षेत्र को भी एज अ प्रोफेशन लेना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए।
देखिए, एक बहुत कृषि जो है वो बहुत अच्छा पेशा या व्यवसाय बन सकता है, क्योंकि अगर हम इतिहास को भी शुरू से देखते हैं तो कोई भी बेशक वो अभी बहुत डेवलप कंट्री हो, लेकिन इनिशियली वो हमेशा से कृषि से ही विकास हुआ था मानव जाति का। और दूसरी बात ये है कि भले हमें एक डॉक्टर की जरूरत हर दिन ना पड़ती हो, एक वकील की जरूरत ना पड़ती हो, या एक पुलिस वाले की जरूरत ना पड़ती हो, मगर एक किसान की जरूरत हमें 3 टाइम पड़ती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम भोजन तीनों टाइम खाते हैं तो हमें कुछ भोजन खुद के लिए भी उपजा लेना चाहिए। और एक तो ये, क्योंकि मैं झारखंड की हूँ और झारखंड में कृषि होता ही है, तो घर पे भी देखा था। तो इस चीज को मैंने अभी कंटिन्यू कर रखा है कि ओके ठीक है, मैं काम करती रहती हूँ, खेती करती हूँ, बारिश में के दिनों में जाती हूँ गांव जाकर के धान रोपनी, धान कटनी, सारा कुछ करती हूँ। और यहाँ मैं और एक चीज बताना चाहती हूँ कि कृषि के क्षेत्र में, जैसे अभी हम ऑर्गेनिक कृषि की बात करते हैं, आप वर्ल्ड वाइड आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिक फूड का बहुत वो है, लेकिन अगर आप लोगों को डिमांड में बढ़ गया है ऑर्गेनिक फूड के बारे में। लोग काफी अब जागरूक हो गए हैं खान पान को लेकर, और ऑर्गेनिक काफी ट्रेंड। बिल्कुल, बहुत बहुत ट्रेंडी है और मतलब काफी बड़ा मार्केट है। लेकिन अगर आप जमीनी स्तर पे देखें, ग्रामीण जीवन में, या फिर मैं आदिवासियों की बात करती हूँ, वहां जाकर के आप देखें तो वो खाद नहीं यूज करते हैं, बाहर के जैसे बहुत ढेर सारे फर्टिलाइजर है वो नहीं यूज करते, गोबर, राख, इन्हीं सारी चीजों से वो उपजाते। भले उपज थोड़ी कम होती थी लेकिन पौष्टिकता बहुत होती थी और बीमारियां नहीं होती थी। लेकिन हमने विकसित देशों को देख देख करके जो कुछ भी अडॉप्ट कर लिया और उन सारी चीजों को अपने खेती में लेकर के आए, जिससे ना केवल जमीन खराब हुई बल्कि इंसान भी, वो मतलब एक तरीके आप कहे कि वो जो फर्टिलाइजर है वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में भी चला जाता है और आपके हेल्थ को लेकर के बहुत कॉम्प्लिकेशन भी पैदा। एक तरह से बीमारियों कहा जाए तो हम लोग आधा से ज्यादा वो रीजन वही है कि हम लोग इतना केमिकल्स सब ले रहे हैं और हमें पता नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब लोग अवेयर हो गए हैं इस चीज के बारे में, इसलिए ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ रही है। और इसीलिए ये भी एक अच्छा इसीलिए मैं बस एक चीज जो हमेशा बोलती हूँ सबको, हमें जरूरत है अपनी जड़ों से जुड़ने की। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर रूट्स। जिस रूट के हम हैं वहां से अगर हम शुरू करेंगे तो हमारे लाइफ में किसी तरीके का कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी मैम, मुझे भी लगता है कि हर क्षेत्र में आप कुछ भी करो, आपको एक अपना रूट से जुड़े रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जरेडा पेंटिंग मैम, आपके एक रूट से ही जुड़ा हुआ है ये पेंटिंग, और इस कल्चर के बारे में, ये झारखंड का एक कल्चर ही आता है, एक आर्ट फॉर्म है जिसे आप हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हैं। तो इस कल्चर और इस आर्ट फॉर्म के बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। तो जेरेड म्यूरल आर्ट है, ये एक भित्ति चित्र है। और जैसे आमतौर पे मुझसे सवाल किया जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई होगी, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसकी शुरुआत कब हुई होगी। लेकिन एक पुख्ता तौर पे जो चीज मैं कह सकती हूँ वो ये कि ये बहुत पुरानी और बहुत शायद आदिवासियों और खास करके संथाल, क्योंकि मैं संथाल हूँ स्वयं, और संथाल के बारे में ही बता सकती हूँ क्योंकि ये आर्ट भी उससे रिलेटेड है। तो उन महिलाओं का प्रारंभ से ही ये बनाती थी, वो शुरुआत से बिल्कुल बनाती थी, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने अपनी दादी और परदादी को तो बनाते हुए देखा था, और हो सकता है कि उनकी परदादियों ने भी बनाया हो। और इस आर्ट को एक आर्ट फॉर्म, ये आर्ट फॉर्म के तौर पे कभी भी नहीं था। घर की सजावट के लिए महिलाएं करती थी, गोबर और मिट्टी को मिला करके एक उभरी हुई कलाकृति बनाती थी। और जो कलाकृति बनाती थी उसमें बहुत डे टू डे की चीजें जो देखने को मिलती थी, जैसे बेल, पत्तियां, ये सब मुख्य तौर पे बनाई जाती है। और खास करके चिड़िया, पशु बनाए जाते हैं, मतलब जिससे ग्रामीण महिलाओं का आमना सामना होता था, वो सारी चीजें आपको बहुत बखूबी दिखेगी। दूसरी बात यह है कि इसमें जो कलर्स यूज होते थे वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होते थे। अगेन ऑर्गेनिक, क्योंकि पत्ते को पीस करके वो हरा रंग बना देते हैं, हल्दी से पीला रंग बना लेते थे। और लाल लाल मिट्टी, आप संथाल परगना अगर कभी गई हो तो वहां देखेंगे कि लाल मिट्टी मिलता है, दूधी मिट्टी व्हाइट के लिए, तो ये सारा चीज वो यूज करती थी। और रहा सवाल कि इसको आर्ट फॉर्म में, तो मैंने अभी
कोशिश ये की है कि इसको एक आर्ट फॉर्म के तौर पे बाहर लाया जा सके, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं को तो ये आभास ही नहीं है कि वो कुछ किसी हेरिटेज के लिए काम करे या कल्चरल हेरिटेज की, वो दे आर द कस्टोडियन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज, दे डू नॉट नो दिस। लेकिन अगर पढ़ी लिखी महिलाएं, मुझ जैसी महिलाएं आगे आकर के इसके बारे में कुछ बोलें, तभी जाकर के इसको एक आर्ट फॉर्म के तौर पे या जीआई टैग के लिए हम काम कर सकते हैं। क्योंकि आप इंडिया में देखिए जीआई टैग हर जगह बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स को मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ झारखंड में हमें नहीं मिला है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। आर्ट की बात करें या कोई भी कल्चर की बात करें, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से प्रभावित होकर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होता है। तो ये कितना जरूरी है कि हम अपनी जो भी कल्चर है, जो भी हमारे आर्ट फॉर्म्स है, वो अपने जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन करे ताकि ये विलुप्त ना हो, ये बना रहे। तो ये कितना जरूरी है और आगे के आने वाले जनरेशन को इसकी इम्पोर्टेंस समझना कितना जरूरी है, इसके बारे में। देखिए, मैंने एक लाइन बोली थी कि हमें जड़ों से जुड़े रहने की जरूरत है। अब ये बिल्कुल वैसी बात है कि हमारी कला संस्कृति, हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है, इसको युवा पीढ़ी क्यों पकड़ के रखे या क्यों इसमें जुड़े। वो इसलिए है क्योंकि हम अपनी जड़ों से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। अगर जड़ मर जाएगा तो आपकी टहनियां कहाँ तक जीवित रहेंगी। तो अगर हम अपने आप को भारतीय कहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो भारतीयता जीवित रहती है, क्योंकि हमें रखना पड़ता है। जैसे भाषा ही हमारी हिंदी है या खान पकवान, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो हम जीवित रखते हैं क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। उसी तरीके कला संस्कृति हमें एक तरीके का परिचय, एक आइडेंटिटी हमें देती है, हमारे अस्तित्व को एक आकार देती है। तो युवा पीढ़ी को इस वजह से इसके साथ जुड़े रहना चाहिए। मैम बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं आशा करती हूँ कि जो भी युवा पीढ़ी हमें सुन रहे होंगे इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे कि जो भी कल्चर है उससे जुड़े रहे। भले ही आप उसे आगे चल के उस फील्ड में ना फॉलो करें, लेकिन उससे जुड़े रहे और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी उसे पास ऑन करते रहे। तो मैम, अब सोशल वर्क के बारे में मैं, जैसे कि आप एक सोशल वर्कर भी है, तो अपने सोशल वर्क के बारे में आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को, किस तरह का आप सोशल वर्क करती है। सोशल वर्क की जो बात है वो मेरे सास ससुर, स्वर्गीय सास ससुर, उनके नाम पे एक ट्रस्ट है, रसिक गौरवी बिसरा मेमोरियल ट्रस्ट। और क्योंकि मैं दुमका की हूँ तो वो दुमका में ही एक गांव है पांजौन, वहां पे चलता है ये। तो हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को मदद करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो जैसे बच्चे हैं और उनको पढ़ाई की सुविधा नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र हर एक गांव तक पहुंच नहीं पाता है। तो कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे आंगनबाड़ी नहीं है और बच्चों को पोषण से लेकर के प्रारंभिक जो शिक्षा है उसकी कमी हो जाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने, मतलब परिवार के जितने लोग थे, हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने गांव में एक ऐसा कोई स्कूल टाइप का, इसको स्कूल भी नहीं कह सकते, ट्यूशन टाइप का आप कह सकते हैं, जहाँ बच्चे आ करके, और इसका नाम मैंने रखा है माँ की गोद। जैसे माँ की गोद में बच्चा आ करके बैठ जाता है और हम देखेंगे अगर तो जो पहला स्कूल होता है या पहली जो शिक्षा हमेशा माँ देती है। तो उस तरीके ये इसका नाम मैंने गोगो होबोर रखा है। संथाली में इसे गोगो होबोर कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माँ की गोद। तो यहाँ बच्चे आते हैं और ये पढ़ना सीखते हैं। तो बच्चे बिल्कुल छोटे, यानी नर्सरी से लेकर के 5वीं क्लास तक है। और इसके लिए हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया। मेरे जो गांव है उसके 2-3 कमरे हमने बच्चों को दे दिया है। बच्चे अपने, जैसे स्टैंडर्ड 1 के अगर बच्चे हैं तो वो एक टाइम में आते हैं। और शिक्षक हमने कैसे रखे, गांव के ही जो ऐसे युवक या युवती जिन्होंने जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, ड्रॉप आउट हो गए, तो उनको रख लिया है। अब इससे क्या है, उनको रोजगार भी मिलता है गांव बैठे, दूसरा बच्चों को एक शिक्षक भी मिल जाता है।
और क्योंकि वो गांव के लोग होते हैं तो उनका अपना कोई पारिवारिक रिलेशन भी, या गांव के तौर पे हम कभी चाचा, मामा, काका, जो भी एक रिश्ता है, तो वो अपनत्व भी उनके साथ रहता है। तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके सीख रहे हैं। और खास करके इस वक्त, जब कोरोना के वक्त, जब स्कूल सारे बंद हो गए हैं, और हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ग्रामीण परिवेश में हर किसी के पास आपके टैब्स होंगे, या आपका मतलब ऐसे मोबाइल होंगे, हाँ, स्मार्टफोन होगा, या कोई ऐसा फोन होगा, डिवाइस होगा जिससे बच्चे पढ़ पाए। तो वो तो बिल्कुल भी गांव मतलब जा ही नहीं रहे स्कूल। तो घर में क्योंकि माँ बाप शिक्षित नहीं है तो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ट्यूशन बाकी उतने पैसे हैं नहीं। लेकिन अब मेरे ये जो गोगो होबर है, इसमें बच्चे आते हैं और वो बैठ करके पढ़ते हैं, और जो भी शिक्षक है, क्योंकि वो भी गांव के ही हैं, तो वो लोग बैठ करके उनको पढ़ाते हैं। और अब तक ऐसा कोई केस नहीं आया है हमारे गांव में जिससे कि लोगों को कोरोना हुआ है। टच वुड, अब तक तो नहीं है ये। तो इस तरीके से तो ये शिक्षा की बात करें, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए और अब उसे प्रोवाइड कर रही है। तो एक तरफ गवर्नमेंट भी है जो शिक्षा के लिए काफी कुछ कर रही है बच्चों के लिए, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आप इसमें गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहोगे, स्पेशली झारखंड के गवर्नमेंट से, कि बच्चों को शिक्षा मिल सके? आप अपना काम कर रही हो, लेकिन गवर्नमेंट को भी अपना काम अपने ढंग से करना चाहिए ताकि बच्चों को, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, उन्हें अभी इस सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास क्या एक्शन प्लान होना चाहिए कि वो उन तक शिक्षा पहुंचा सके ताकि उनकी जो शिक्षा है उसमें बाधा ना आए? देखिए, सरकार क्या सोचती है और कैसे करेगी ये तो मुझे नहीं पता है बिल्कुल भी। लेकिन जो मुझे अच्छा लगा और जो इस समस्या का जो हल दिखा मुझे, तो मैंने उसके हिसाब से अपने संस्था के थ्रू काम करने की कोशिश की। और मेरी अपील यही रहेगी कि ना केवल मेरा गांव बल्कि किसी के भी गांव में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जहां पे एक शिक्षक होगा जिसने, हो सकता है ग्रेजुएशन पूरी नहीं की हो सकता है 12th ही पास हो, मगर वो स्टैंडर्ड 1 के बच्चों को तो बिल्कुल पढ़ा सकता है। तो वहां क्यों ना उनको लगाया जाए, ताकि एटलीस्ट ना पढ़ने से तो अच्छा है कि बच्चे कुछ तो पढ़े। और यहाँ मैं और एक चीज बताना भूल गई कि ये तो शिक्षा की बात थी, इसको छोड़ करके जेरेड आर्ट के लिए भी ग्रामीण महिलाएं जो है वो आजकल काम करना छोड़ दे रही हैं। यानी मिट्टी के मकान उनके खत्म हो जा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत आवास योजनाएं हैं, तो सरकार आवास योजनाएं दे देती है, तो वो लोग उसको ले लेते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि ग्रामीण महिलाओं को ये मैं बताऊं कि आपको अगर आवास मिल भी गया है जो पक्के का मकान है, मगर उस पे चित्रकारी आप कर सकती हैं। ये जो भित्ति चित्र है इसको आप ना छोड़े। बेशक मैं नहीं कह रही कि आप हाँ मिट्टी के मकान में ही रहें, आप बिल्कुल पक्के के मकान में जाएं, लेकिन अपनी परंपराएं ना छोड़े। इसके साथ महिलाओं के हाइजीन से रिलेटेड चीजें भी बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो महिलाओं को ही सिर्फ समझ में आती है, पुरुष को वो समस्याएं नहीं आती है, जैसे मेंस्ट्रुएशन है। हाँ, मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी हुई ग्रामीण क्षेत्रों में काफी इसकी जो कहें समझ है वो बहुत कम है, लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। तो इसकी हाँ, और महिलाओं के साथ बात करने के लिए भी नहीं है। अब जैसे जो भी सरकारी हाँ वो है, वो लोग आ नहीं पाते हैं, कई बार हर महिला तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन मेरे लिए आसान इसलिए क्योंकि मैं अपने गांव को अच्छी तरीके जानती हूँ, और वहां की महिलाएं आती हैं मुझसे, समस्याएं शेयर करती। जैसे तालाब उनका जाना होता है, तो तालाब के पानी जो कि बिल्कुल कंटेमिनेटेड होता है, बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं, फिर आप उसी से अपनी सफाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको तरह तरह की बीमारी होगी। तो इसके लिए मैं उनको बताती हूँ, नहीं आपको, और खास करके महीने के कुछ दिनों के लिए आपको किस तरीके सफाई रखनी चाहिए, या प्रेगनेंसी के दौरान आपको कैसे रहना चाहिए, कितना डाइट खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारे। और मैं ऐसा कुछ भी मेडिसिन या प्रिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देती हूँ। मैं उनको घर की घरेलू चीजें, जैसे दाल है, आपको दाल पीना चाहिए, साग बहुत इजीली उपलब्ध है, वो आप ले लें, तो ये सारा चीज मैं उनको बताती हूँ। और इसके साथ साथ मैं ब्यूटी टिप्स भी बताती हूँ उनको कि आपको क्या करना चाहिए ब्यूटी के लिए। जैसे बहुत हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, क्रीम है, फेयरनेस क्रीम है, हम उसी के पीछे भागते हैं, मगर फेयरनेस सुंदरता का पैमाना नहीं होता, दैट इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ ब्यूटी। आप हर किसी भी कॉम्प्लेक्शन की क्यों ना हो, आप खूबसूरत रह सकती हैं। और क्योंकि बहुत सारे
केमिकल प्रोडक्ट्स आ गए हैं, लेकिन घरेलू नुस्खा हाँ, काफी कारगर होता है। जैसे हमारे पास मिट्टी बहुत अच्छी मिलती है, जिससे कि अगर आप स्किन पे लगा, जो मुल्तानी मिट्टी टाइप की मिट्टी, जिससे कि बहुत ही अच्छा फायदा होता है। तो वो सारी चीजें भी मैं बताती हूँ, ताकि उनको कहीं ये ना लगे कि वो कमतर हैं बाहर की महिलाओं से। और दूसरी कि मैं उनको बताती हूँ कि हमारी भाषा जो वर्नाकुलर है, जो क्षेत्रीय भाषा है, इसको हमें संजो करके रखना है, क्योंकि ये हमारी पहचान है। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे युवक युवतियां हिंदी बोल रहे हैं। मैं नहीं मना करती हिंदी बोलने से, मगर मैं उनको ये मना करती हूँ कि आप अपनी भाषा मत छोड़िए, अपनी भाषा सीखिए, और आप हिंदी सीखिए, अंग्रेजी सीखिए, फ्रेंच सीखिए, जो चाहे सीखिए, लेकिन अपनी भाषा को ना छोड़े। तो ये मेरी ना छोटी सी तो कोशिश है। जी, अपने ट्राइब को, अपने कम्युनिटी को, अपने जो कल्चर है उसको बरकरार रखना, उसको जीवित रखना काफी इम्पोर्टेंट है अभी के दौर में। और आप कोई भी भाषा सीखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अपनी मातृभाषा होती है उसे जरूर संभाल के रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा कहा मैम आपने। बिल्कुल। और अब मैं जानना चाहूंगी कि मैम, आप जैसे कि शादीशुदा है, एक शादीशुदा औरत का होना, मतलब इतने सारे काम आप कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, जैसे कहते हैं ना कि किसी पुरुष की कामयाबी में महिला का बहुत योगदान होता है, उस तरीके मेरी अगर अगर इसको कामयाबी कहे या कुछ भी, जो भी, जहां तक जो कुछ भी मैं कर पाती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे जो पति देव हैं, वो मुझे बहुत कभी भी इस बात पे क्वेश्चन नहीं करते हैं कि आप ये क्यों कर रही हैं, आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। मतलब परिवार में जब तक शांति ना हो, एक मत से आप किसी चीज को डिसाइड नहीं करे, तब तक बहुत मुश्किल है कि आप बाकी कुछ कर पाए। तो परिवार में मुझे बहुत सहयोग मिला है, खास करके मेरे पति से और मेरे बच्चों से भी, क्योंकि बच्चे भी बहुत सहयोग करते हैं। तो मैम, लास्टली मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, जो हमारी झारखंड की महिलाएं या फिर जो लोग हमारे दर्शक हैं, देख रहे हैं, उनसे आपकी क्या अपील है? उनको क्या मैसेज देना चाहती हूँ? मैसेज बस यही है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। आपकी जड़ें कहीं पे भी हो, आपको अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना है। आप बिल्कुल बेशक कामयाब हो और बाकी सारे स्किल को अडॉप्ट करें, लेकिन अपनी जो धरोहर है इसको बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि आपके सिवा आपके धरोहर को देखने वाला और कोई नहीं है। और अगर ये सारा कुछ मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे मुझे भी मिलते हैं और आपको भी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे बातचीत थैंक करके यू बहुत सो मच। अच्छा लगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही और भी सक्सेस करें अपने फील्ड में, जो भी काम कर रही हैं, और भी अच्छे से करें, और अपनी जो जड़ें हैं, जो हम लोग चाह रहे हैं एज अ जनरेशन, उसे पास ऑन करती रहें, और जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे कल्चर है, वो ऐसे ही बरकरार रहे लोगों में। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से मैम आपका हमसे जुड़ने के थैंक लिए। यू सो मच। तो ये डॉक्टर स्वाति मुर्मू, सॉरी, ये थी डॉक्टर स्टेफी मुर्मू। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, जैसा कि डॉक्टर ने हमें कहा कि अपने कल्चर से जुड़े रहना काफी जरूरी है, अपने रूट्स को भूलना नहीं चाहिए। और आप चाहे करियर में, चाहे लाइफ में, जो भी करे, अपने रूट्स से जुड़े रहे और उसे साथ साथ लेकर आगे बढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए द बज़ स्टोरी। धन्यवाद।